गुड मॉर्निंग पीपल, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूनिक लर्निंग। आज हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है उस बारे में जानेंगे। ज़रा बोर्ड पे मेरे साथ देखेंगे। कहता है कि द एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट ओनली अप टू वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि खर्च होने के बाद में हमें जो भी बेनिफिट देगा वो एक अकाउंटिंग ईयर से कम का देगा या मैक्सिमम एक अकाउंटिंग ईयर तक का देगा। जनरली ऐसे एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल रहता है सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट और जितने भी तमाम तरीके के खर्चे आप डे टू डे एक्टिविटीज़ को, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए करते हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद में हमारा दूसरा एक्सपेंडिचर आता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि आपको जो बेनिफिट देता है वो बेनिफिट एक साल से ज़्यादा का देता है। यानी कुछ फ़र्क आ गया, वहाँ पे अप टू वन अकाउंटिंग पीरियड था और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होने से जो बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट दोनों में मिल रहा है। देखेंगे एक बेनिफिट तो यहाँ है और एक बेनिफिट तो यहाँ है, लेकिन दोनों के ड्यूरेशन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आने वाला बेनिफिट केवल और केवल एक अकाउंटिंग पीरियड तक का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से आने वाला जो बेनिफिट है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से बियॉन्ड, यानी कि ज़्यादा का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल जो भी हो, ऐसा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता। तो यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में खर्च करते हैं, क्या हमारा फिक्स्ड एसेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट मार्क, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, तो ये सब जो खर्चे हैं हमारे, जैसे कि फर्नीचर है। एक टीचर जिस डेस्क पे हाथ रखता है उसको क्या कहते हैं? पोडियम। तो क्या टीचर इस साल अगर पोडियम पे ऐसे हाथ टिकाता है तो क्या अगले साल नहीं टिकाएगा? अगले साल भी चलेगा। तो ऐसा खर्चा जिससे आने वाला बेनिफिट एक साल में हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वैसा खर्च, वैसा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि हम अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो क्या अगर इस अकाउंटिंग ईयर का सैलरी दे दिया जाए, इस अकाउंटिंग ईयर का, फॉर एग्ज़ाम्पल महीने की सैलरी अगर 1000 रुपये है और अकाउंटिंग ईयर में होते 12 महीने, तो 12 महीने की सैलरी बनी 12,000। तो क्या अगर हम लोग अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को 12 महीने का सैलरी दे दें तो क्या, और अगले साल अगर सैलरी ना दे तो क्या वो फिर भी हमारे साथ काम करेगा? तो रेयर है कि वो काम करे, रेयर है, वरना तो वो चला जाएगा। हम लोगों की प्रीमाइसेस का रेंट लगता, जो ओनर हैं अगर उनको रेंट देना बंद कर दें तो क्या वो अगले साल कहेंगे कि खाली कर दो? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। तो जो खर्चे हम लोग विद इन अ ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, विद इन अ ईयर एग्जॉस्ट कर देते हैं उससे आने वाले बेनिफिट को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषताएं होती है जिसको कि समझना बड़ा ज़रूरी है। देखेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता, ज़रा देखें मेरे साथ। सबसे पहला
कहता है कि फिक्स्ड असेट इज एक्वायर्ड, फिक्स्ड एसेट इज एक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ विशेषताएं हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं का मतलब क्या है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे कि भाई फलाना जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल के नेचर का, तो आप उसके साथ में वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग अभी यहाँ लिखेंगे। और सेम बात रिवेन्यू के लिए कि अगर कोई खर्चा आपको कोई कहे कि भाई रिवेन्यू के नेचर का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आप उसमें कौन से गुण देखेंगे? आप उसमें वो गुण देखेंगे जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। और अगर किसी खर्चे में अगर किसी खर्चे को कैपिटल बताया जा रहा है लेकिन उसमें ये सब गुण नहीं है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। जब भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या कोई ना कोई फिक्स्ड असेट एक्वायर होता है? बिल्कुल एक्वायर होता है। क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग केवल और केवल डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए नहीं करते हैं? जैसे हमने सैलरी दी, रेंट दिया, लोन पे ब्याज दिया, इलेक्ट्रिसिटी की बिल दी, कई सारे खर्चे किए, तो ये तो डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस को रन करने के लिए दिया, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। और यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट आता है, कहता है कि अर्निंग कैपेसिटी इज मेंटेन्ड। यानी इन दोनों में कुछ फ़र्क है। जैसे कि यहाँ पे कुछ फ़र्क था, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा करने पे कोई ना कोई फिक्स्ड असेट आता है। जो भी फिक्स्ड असेट्स हमारे पास में आता है वो हमारे अर्निंग के कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ डे टू डे ऑपरेशंस के लिए है। और हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है क्या? केवल और केवल मेंटेन्ड रहती है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता, और जो रिवेन्यू है वो रेकरिंग नेचर। सोच के बताइए कि आप जब सैलरी देते होंगे या अपना बिजली का बिल देते होंगे, वेजेस पे करते होंगे या रेंट देते होंगे, तो क्या साल में एक बार से ज़्यादा नहीं देते हैं? बेशक देते होंगे। ये वाला जो खर्चा है, ये खर्चा आप कितना बार करते होंगे एक साल में? सोच के बताएंगे। आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन रेकरिंग नेचर का, यानी यू डू इट रेयरली। इसके बाद में चौथा पार्ट आता। वो चौथा पार्ट क्या कहता है कि इससे आने वाला जो बेनिफिट है वो जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। और यहाँ पे क्या है कि इससे आने वाला जो बेनिफिट है वो 1 साल से कम का होता है, यानी 1 साल ज़्यादा बड़ा है और बेनिफिट ही उल्टा छोटा है, ठीक है ना। ये फ़र्क है। इसके बाद में 5वां पॉइंट है इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। देखेंगे ज़रा ध्यान से सुनिए। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? तो ये कॉन्सेप्ट जो आया है ये एक दूसरे कॉन्सेप्ट से आया। उस दूसरे कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न का एजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न का जो एजम्पशन होता है वो कहता है कि आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को इमीडिएट फ्यूचर में बंद नहीं करने वाले हैं। ये फोर्सिएबल फ्यूचर तक, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक
चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता? उससे फ़र्क जो है अकाउंटिंग में पड़ता। क्या पड़ता है कि हम जो भी खर्च करते हैं अगर उसको एक साल में कंज्यूम कर लेते हैं तब तो पूरा का पूरा उसको इस साल के लिए खर्च मानेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं है। 12,000 रुपया सैलरी का खर्चा है और 12,000 रुपये का खर्चा हम पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लेते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हम प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए हैं और वो प्लांट एंड मशीनरी 10 साल बिजनेस में यूज़ करना है। 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी है, तो क्या ज़्यादा सही है, इस लाख रुपए को खर्चा मान लें या इस लाख रुपए का वो अंश खर्च में मान लें जो कि इस साल हम कंज्यूम कर लेंगे या इस साल यूज़ कर लेंगे? कौन सा ज़्यादा लॉजिकल है? तो ज़्यादा लॉजिकल ये है कि 1 लाख रुपया का खर्चा अगर 10 साल तक बेनिफिट देने वाला है तो 1 लाख को डिवाइड करो 10 से, यानी कि 10,000 रुपीज़ इस साल का खर्च मान लो। और फिक्स्ड एसेट्स के केस में उस खर्च को डेप्रिसिएशन कहा जाता। तो जो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि जो खर्चा आप कर रहे हैं उस खर्चे को, क्योंकि उससे आने वाला बेनिफिट अगर इस साल ख़त्म हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अगले साल और उसके भी अगले साल और उसके भी अगले साल इसी खर्च से बेनिफिट आता है तो आपको उसको पहले ही वर्ष में खर्च नहीं मानना चाहिए। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट जन्म लिया जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तक की बातें अगर आपको पसंद आई हैं तो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि डाउट्स आपके क्या क्या हैं। इसके बाद में जो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट है, जो कि मेन बात है, वो क्या रहेगा? वो ये रहेगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहाँ दिखाया जाता है? या तो ट्रेडिंग में दिखा देना और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, एज द केस में बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ तक में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यहाँ तक में क्या प्रॉब्लम है और आपको यहाँ तक बातें समझ आई या नहीं आई। ये है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने क्या पढ़ा उस आधार पे बताएंगे कि जो आप एडवर्टीज़मेंट का खर्चा करते हैं, एडवर्टीज़मेंट का, ये क्या है? यानी प्राइमा फेसिया देखने से क्या लगता है? प्राइमा फेसिया का मतलब है एट अ फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में एडवर्टीज़मेंट का खर्चा देखने से क्या लगता है? ये क्या होगा? कैपिटल होगा कि रिवेन्यू होगा? जो बच्चे कैपिटल कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये है रिवेन्यू होता, रिवेन्यू माना जाता है। जब एडवर्टीज़मेंट का खर्चा आप कर रहे हैं तो क्या हर साल एडवर्टीज़मेंट आप नहीं करवाते हैं? बेशक हर साल करवाते हैं। तो हर साल अगर करवाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है ना कि इस साल का एडवर्टीज़मेंट का कराया हुआ खर्चा अगले साल तक बेनिफिट नहीं देता है, तो ऑब्वियसली जो है ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू है। लेकिन अगर बात हैवी एडवर्टीज़मेंट की करें, अभी तक तो एडवर्टीज़मेंट की बात कर ली हमने, लेकिन अगर अब हैवी एडवर्टीज़मेंट की बात करें तो वो क्या है? तो हैवी एडवर्टीज़मेंट क्या इस साल और उसके भी अगले साल और उसके भी अगले साल बेनिफिट नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। जैसे रिलायंस, एग्जांपल के तौर पे रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो ने जो खर्च किया था जियो धन धनाधन में, तो उन्होंने अक्षय कुमार को अपने साथ में मिलाया, अमिताभ बच्चन को मिलाया, शाहरुख खान को मिलाया। तो उन्होंने पहले वर्ष में एडवर्टीज़मेंट का जो खर्च किया वो हैवी एडवर्टीज़मेंट का खर्च किया, यानी भारी। तो क्या उससे आने वाला बेनिफिट सिर्फ इस साल मिलेगा उनको, करेंट ईयर में, जिसमें उन्होंने खर्च किया होगा? नहीं। तो अगर ऐसा खर्च आप कर देते हैं जो कि है तो रिवेन्यू लेकिन बड़े हैवी नेचर का है, तो उसको आप क्या कहते हैं? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, उसको भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहते हैं।
उसको भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। तो ये क्या बात बनी? बात ये बनी कि कहते तो रिवेन्यू ही हैं, लेकिन ट्रीटमेंट कैपिटल की तरह करते हैं। कैसे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो बोलो रिवेन्यू, लेकिन ट्रीटमेंट कर दो कैपिटल की तरह। अर्थात रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट को डेफर कर दो। ओ हाँ, आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, जो कि हैवी नेचर का है, आप उसको डेफर कर दो। सिर्फ पहले साल में खर्च मत मानो, पहले साल और उसके अगले साल और उसके भी अगले साल, 2-3-4 साल में इसके खर्चे को डिवाइड कर दो। इसी डिवाइड करने को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कुछ लोग ज़रूर ऐसा सोचते हैं, जो कि सही सोचते हैं, क्या कि अगर बेनिफिट जो मिल रहा है यहाँ 1 साल तक का मिल रहा था तो रिवेन्यू बोले तो ठीक है, लेकिन जब ये हैवी एडवर्टीजमेंट का खर्चा है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको क्यों कह रहे हैं? अगर बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का है, 2-3-4 साल का है, तो फिर कैपिटल क्यों नहीं कहते हैं? तो कैपिटल इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अपनी कुछ गुण होती है, अपनी कुछ विशेषताएं होती है। और उसमें पहली विशेषता क्या थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड असेट्स एक्वायर होता है, यानी कि परचेज होता है। तो अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा हैवी हो या स्मॉल हो या नॉमिनल हो, जो भी हो, अगर कोई एसेट एक्वायर नहीं हो रहा है तो क्या उसको कैपिटल बोलना फंडामेंटली सही है? द आंसर इज नो। इसीलिए बोलना तो पड़ेगा रिवेन्यू ही, लेकिन ट्रीटमेंट किस तरीके से कर दोगे? कैपिटल की तरह कर दोगे, और ये बन जाएगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉजिक पसंद आया या नहीं, कमेंट करके हर बच्चे मुझे बताएंगे। तो लिखते हैं कि द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर which gives benefit कितना? beyond one accounting period, उसको क्या बोलते हैं? is called deferred revenue expenditure। एग्जाम्पल लिख लेंगे, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्या एक ही एग्जाम्पल है? नहीं, एग्जाम्पल और भी है। जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो डिस्काउंट पे इशू करते हैं कई दफ़ा, तो वो भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। लेकिन ये क्लास 11th और ये क्लास 11th के लिए नहीं है, क्लास 12th को वो वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा और CA फाउंडेशन को वो एग्जाम्पल समझ में आएगा। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आई हो तो जिनको पसंद पड़ा वो भी बताएंगे, जिनको नहीं पसंद पड़ा वो भी बताएंगे, और जिनको डाउट्स क्लियर होने के बाद में पसंद पड़ेगा वो अपने डाउट्स को कमेंट के सेक्शन में ज़रूर करके लिखेंगे। और चैनल के साथ में आपको क्या करना है, यू बेटर नो। और जाते जाते सुनते जाएंगे कि दे वॉन्ट टू सी यू डूइंग गुड इन योर लाइफ but not better than them. Thanks for watching.